वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर लेक्चर ऑन न्यू टॉपिक। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि एक तरह का सीक्वेंस होता है, ये क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको कैसे पहचाना जाता है। देन वी विल सी टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इसमें बहुत ही फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं, वो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ये दो चीज़ों को समझेंगे जिससे हम एपी को समझना इजी हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे आज के लेक्चर में वो है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो एपी का कोई जनरल टर्म कैसा दिखता है और उसका क्या यूज है, कैसे वो जनरल टर्म बनता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सी व्हाट इज एन एपी। सो बच्चों देखो, एपी क्या होती है। एपी है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। प्रोग्रेशन मीन सीक्वेंस ऐसी बन रही है जिसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स होगा, यानी आप क्या होंगे, आपको एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मिल रहा होगा जिसमें एक स्पेशल रूल सेटिस्फाई हो रहा होगा। सो इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स वेयर ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, है ना। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ईच टर्म यानी हर एक टर्म जो आपको मिलेगा वो कैसे बनेगा, वो पिछला जो टर्म होगा, प्रीसीडिंग टर्म जो होगा, उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करके मिलेगा। जैसे मान लो आपका पहला नंबर A1 है, तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका A1 प्लस डी। तो A1 प्लस डी कैसे आया, जब आपने फिक्स टर्म A1 में D ऐड कर दिया। अब जो नेक्स्ट टर्म बनेगा वो कैसे बनेगा, वो A1 प्लस डी में एक और D ऐड कर दोगे, तो क्या बना आपका A1 प्लस 2D बन गया। ठीक है, इसी तरह से जब आपने नेक्स्ट टर्म बनाना है तो आपने क्या करना है, प्रीसीडिंग टर्म में फिर से आपने एक D ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस 3D एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है वो स्टार्टिंग होता है किसी एक फिक्स नंबर से, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग होता है। उसके बाद क्या होता है, हर एक टर्म में क्या करते हो आप, हर एक टर्म में आप एक नए कांस्टेंट ऐड करते जाते हो, और ध्यान रहे कि ये कांस्टेंट हमेशा फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। अब जैसे आपके सामने ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो फर्स्ट नंबर इज 0, है ना, आपने 0 से स्टार्ट किया। उसके बाद आपका अगला टर्म क्या हो गया, अगला टर्म हो गया 5। ठीक है, अगला टर्म क्या हो गया, 5 हो गया। तो कैसे बना, 0 में आपने 5 ऐड कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म। 0 इज द फर्स्ट टर्म। अब 0 जो फर्स्ट टर्म है उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप ये कांस्टेंट ऐड करोगे। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस है। तो 0 में 5 ऐड करके 5 बन गया। फिर आपने उसमें 5 ऐड किया तो आपको अगला टर्म मिल गया 10। फिर आपने इसमें 5 ऐड किया तो आपको अगला टर्म मिल गया 15। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हर एक टर्म को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, पिछला टर्म, और उसमें आपने कांस्टेंट ऐड कर देना है। तो ये फिक्स कांस्टेंट जो है ये कहलाता है आपका कॉमन डिफरेंस, और जहां से आप स्टार्ट करते हो वो आपका कहलाता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये दो फंडामेंटल चीजें आपको समझना, यहीं से आप एपी की पहचान कर सकते हो। तो अब देखो, जो फिक्स नंबर होता है ना, ये जो कॉमन डिफरेंस जिसे हम बोल रहे हैं, ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एपी हमेशा इंक्रीज करेगा, डिक्रीज भी कर सकता है। और इसी तरह से कांस्टेंट एपी बनता है। अगर आपका डी जो है 0 हो जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस 0 हो गया, तो आपका जो एपी बनेगा वो कांस्टेंट एपी हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि अगर आपने स्टार्टिंग किया 1 से, ठीक है, आपने स्टार्टिंग किया 1 से, और आपने उसमें जो कॉमन डिफरेंस लिया है वो 0 लिया, तो आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे 1 प्लस 0 1, देन अगेन प्लस 0 1, अगेन प्लस 0 1 एंड सो ऑन। तो ये क्या होता है, ये हो जाता है आपका कांस्टेंट एपी। ठीक है, ये हो जाता है कांस्टेंट एपी। तो जो फर्स्ट टर्म होगा वही सारे टर्म्स हो जाएंगे। जैसे आपने स्टार्टिंग की 1 से, तो 1 1 1 1 1, बार बार 1 आता रहेगा आपका। ठीक है, सो ए जो नॉर्मली सिंबल यूज होता है फर्स्ट टर्म के लिए, बट और भी सिंबल्स होते हैं, कैपिटल ए भी यूज कर सकते हैं आप। नॉर्मली स्मॉल ए इज यूज फॉर फर्स्ट टर्म, और स्मॉल डी यूज होता है कॉमन डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो अगर अनलेस स्टेटेड अगर लिखा नहीं है तो फिर आप इसको यही मानोगे, और अगर अगर लिखा गया है तो सिंबल्स के हिसाब से मीनिंग आपको बता दी जाएगी। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि इससे हमें क्या पता चलता है कि जो टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है ना, दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है। जैसे अभी आप देखो A2 माइनस A1, तो 2 से पहले वाला टर्म कौन सा था, 1 था, तो A2 माइनस A1। 3 से पहले वाला टर्म कौन सा था, 2 था, A3 माइनस A2। 4 से पहले वाला टर्म कौन सा था, 3, A4 माइनस A3। ये सब की वैल्यू क्या आ रही है, ये सब की वैल्यू सेम आ रही है, D, ऑल आर इक्वल, है ना। तो एपी की पहचान करने का तरीका क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस एपी कब होगा, जब उसमें
दो टर्म्स का डिफरेंस, यानी कि हर टर्म का अपने पहले वाले टर्म से डिफरेंस जो हो वो कांस्टेंट हो। सो इन दिस केस इट विल फॉर्म एन एपी। तो अगर डिफरेंस सेम आ रहा है सब में तो वो एपी है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है ना। तो देखो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होगा। अगर आप यानी कि कोई एपी किस तरह से दिख रहा होगा, जैसे आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी रिप्रेजेंट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो कभी भी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म में स्टार्ट हुआ ए से, फिर उसमें डी ऐड हो गया, फिर नेक्स्ट टर्म में एक और डी ऐड हो गया, फिर एक और डी ऐड हो गया, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि हर एक टर्म में पिछले टर्म से कोई एक फिक्स कांस्टेंट ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी अगर हम इसको लिखें तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा, डी ऐड हो गया यहाँ पर, अब इस टर्म में फिर से डी ऐड हो गया, देन यहाँ से फिर से डी ऐड हो गया, और इसी तरह से ये आगे बढ़ता जा रहा है। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर इज दैट ईच टर्म विल बी कंटेनिंग वन मोर कांस्टेंट, है ना। वही एक कांस्टेंट एक बार और आ जाएगा, जैसे पहले वाले में एक बार डी आया, फिर दोबारा आपने एक डी और ऐड कर दिया तो 2D हो गया, फिर 3D हो गया, फिर 4D हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो अब जैसे अभी मान लो हम स्टार्ट करें कि हम स्टार्टिंग करें 3 से, ठीक है, हमने स्टार्टिंग किया 3, हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। अब आपने 3 में कुछ नंबर ऐड कर लिया, सपोज करो 5 ऐड कर लिया, तो आपको क्या मिल गया, नेक्स्ट टर्म मिल गया 3 + 5 8। फिर आपने अगला टर्म बनाना है, तो आपने क्या किया, फिर से 8 में भी आपने 5 यूज कर दिया, यानी आपने 2 बार 5 यूज किया है। तो 3 + 10 13 हो गया आपका, है ना, 5 ऐड करके। फिर यहाँ पे आपने एक बार फिर से 5 ऐड कर लिया, तो अब की बार क्या हो जाएगा, 3 बार 5 आ गया, तो 3 + 15 इस तरह से आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, देखो जहां से स्टार्ट किया फर्स्ट टर्म 3, और वो नंबर जो बार बार आप ऐड कर रहे हो कॉमन डिफरेंस, वो क्या हो गया यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है, सो इन दिस वे हमको क्या पता चलता है कि कोई भी एपी जो होगा ना वो इस फॉर्म में दिख रहा होगा। सो जैसे अभी हमारा जो यहाँ का टर्म है वो कैसे लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है 3 + 3 पहला टर्म है, दूसरा टर्म है 3 + 5, है ना। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपका क्या हो रहा है, नेक्स्ट टर्म हो रहा है 3 + 10, तो 10 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 5। तो नेक्स्ट टर्म उसके बाद क्या है, 3 + 3 × 5 एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि ये a + d, a + 2d, a + 3d के फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ से आपको d भी पहचान हो जाएगा और फर्स्ट टर्म भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये बताया जा रहा है कि हर एक एपी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एंड एवरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। और अगर कोई सीक्वेंस इस तरह से लिखा हुआ है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम पे आते हैं जहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है, तो एक प्रॉब्लम इसमें एक सिचुएशन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि ट्राई टू चेक वेदर इन दिस केस द सीक्वेंस फॉर्म इज एन एपी और नॉट, है ना, एपी बनेगा या नहीं बनेगा, एंड द क्वेश्चन इज वाई, ऐसा क्यों होगा। तो देखो सबसे पहली चीज क्या है, एपी बनेगा उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि द टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर, है ना, इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहला किलोमीटर अगर आप चलोगे तो उसके तो 15 रुपए हैं। देन आफ्टर एवरी नेक्स्ट किलोमीटर ₹8 इज चार्ज्ड, हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 चार्ज होंगे। तो अब आपको देखना है कि भाई कितना कितना किलोमीटर के लिए कितना कितना चार्जेस बनेंगे, कितना फेयर बनेगा, है ना। तो आपने जैसे यहाँ पर फाइंड किया फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, अगर हम 1 किलोमीटर चलते हैं तो हमें कितना मिले, रुपीज पे करना होगा 15। देन अगर हम 2 किलोमीटर चलते हैं तो कितना पे करना पड़ेगा, तो देखो 2 किलोमीटर चलोगे तो पहले किलोमीटर का तो 15 हो गया, 1 किलोमीटर जो बचा उसका 8 हो गया, 23। अगर आप टोटल 3 किलोमीटर चलते हो तो पहले किलोमीटर का आपका 15 हो गया, बचे हुए 2 किलोमीटर का 2 × 8 हो जाएगा, यानी कि 31। अब नेक्स्ट आपने देखा कि भाई अगर हमारे पास 4 किलोमीटर चलना है तो कितना हो जाएगा, 15 पहले किलोमीटर का, बचे हुए 3 किलोमीटर का 3 × 8 यानी कि 39। तो अब आप देखो टर्म्स क्या बन रहे हैं ना, तो हमारे पास सीक्वेंस जो आ रही है, द सीक्वेंस या प्रोग्रेशन जो आ रहा है हमारे पास, सीक्वेंस इज 15, 15 + 8 23, 31, 39 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको इसमें, अब आपको इसमें सब्ट्रैक्शन करके चेक करना है। ठीक है, सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करो किससे, फर्स्ट टर्म से, यानी कि 23 - 15, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 23 - 15 आपका 8 आ जाएगा। फिर आप क्या करो, आप 31 को 23 से सब्ट्रैक्ट करो, 31 - 23
क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 8 आपका। इस तरह से आपने निकाला फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 39 माइनस 31, ये भी 8 आ गया। सो द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, है ना, हेंस दिस इज एन एपी। सो जो y वाला पार्ट था वो आप उसमें इस तरह आंसर करोगे, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर दिस इज एन एपी। ठीक है, सो अब आते हैं देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी एक सिनेरियो दिया गया है आपको, ऑन यू हैव टू चेक वेदर इट विल फॉर्म एन एपी और नॉट। तो यहाँ पर एक दिया गया कि एक सिलेंडर है और उसमें एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है जो क्या करता है कि एयर को रिमूव करता है। कितना एयर रिमूव करता है, ये रिमूव करता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो सिलेंडर में जितनी हवा बची होगी उसका 1/4 पार्ट ये रिमूव कर देगा, हटा देगा उसमें से। तो हमने स्टार्ट किया, लेट अस से के सिलेंडर में मान लिया कि 100 लीटर्स ऑफ एयर पहले से था। ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इनिशियली आपने स्टार्ट किया तो उसका वॉल्यूम था 100। ठीक है, तो देखो जब हम पहली पंपिंग करने जा रहे हैं तो अभी स्टार्टिंग में आपका वॉल्यूम कितना है, फर्स्ट पंपिंग से पहले, है ना, बिफोर दी फर्स्ट पंपिंग। सो बिफोर फर्स्ट पंपिंग आपकी वॉल्यूम है 100। अब आपने जब पहली बार पंपिंग करी तो क्या हो जाएगा, उसमें 100 वॉल्यूम है, उसका 1/4 बाहर हो जाएगा। तो 1/4 बाहर करोगे तो कितना बचेगा, 75। तो उसका मतलब सेकेंड पंपिंग से पहले, सो बिफोर सेकेंड पंपिंग 75 लीटर से इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। देन बिफोर थर्ड पंपिंग आप देखोगे कितना हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 75, जो बचा है उसमें से कितना घटा दोगे, 1/4 घटा दोगे तो आपको मिलेगा 56 होल 1/4 लीटर्स। अब यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखो ना, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स, तो आपको दिखेगा डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सीक्वेंस आ रहा है, दिस इज नॉट एन एपी, है ना, रीजन इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट। सो अगर हम बात करते हैं सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के डिफरेंस की, तो ये है 25, एंड थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म की डिफरेंस की अगर आप बात करोगे तो ये 25 नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट 25। ठीक, तो ये आपका 75 और 56 होल 1/4 में, सो A3 माइनस A2 आपने निकाला तो A3 माइनस A2 आपका आ जाएगा 18 होल 3/4, है ना। सो दिस डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, जबकि अगर AP हो रहा है तो ये डिफरेंस उसका सेम आना चाहिए। सो डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज नॉट कांस्टेंट, तो इसीलिए यही हो जाएगा, दिस इज नॉट कांस्टेंट, हेंस इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, एपी क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। नाउ इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन दिस इज आल्सो वेरी मच सिमिलर टू द टैक्सी फेयर प्रॉब्लम। यहाँ पर देखो क्या दिया गया आपको, यहाँ पर दिया गया है आपको कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदना है जिसमें आपको क्या है, कॉस्ट दिया गया कि पहला मीटर जो होगा उसकी कॉस्ट है 150 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट मीटर इज 150 रुपीज। उसके बाद अगर हर एक मीटर जो आगे खुदेगा उसका कॉस्ट हो जाएगा ₹50। ठीक है, तो अगर हम देखें एक मीटर की कॉस्ट कितनी आ रही है 150, 2 मीटर की कॉस्ट कितनी कैसे निकालोगे, तो 2 मीटर में आपने देखा कि भाई पहला मीटर जो होगा उसकी कॉस्ट तो हो गई 150 रुपए, और जो अगला 1 मीटर होगा उसकी कॉस्ट 50 हो जाएगी, तो टोटल आपके पास कितना आ गया, 200 आ गया। इसी तरह से 3 मीटर्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 मीटर की कॉस्ट हो जाएगी आपके पास 150 प्लस 2 इंटू 50 यानी कि 250। इसी तरह से आपके पास कितना हो जाएगा, 4 मीटर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। नाउ व्हेन यू सी द डिफरेंस, है ना, डिफरेंस किसका देखना है आपको, देखो ये है A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे A3 माइनस A2 ये भी 50 आ रहा है। इस तरह से अगर आप देखोगे A4 माइनस A3 ये भी 50 आ रहा है। सो ऑल ऑफ दीज आर सेम, हेंस दिस फॉर्म्स एन AP। ठीक है, हेंस दिस इज एन AP। ओके, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनने का रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP, है ना, और फर्स्ट 4 टर्म्स हमें लिखनी है, जबकि A और कॉमन डिफरेंस D आपको दिया गया है। तो देखो कैसे लिखना है, सिंपली हमें यूज करना है हाउ टू जनरेट एन AP। AP कैसे जनरेट होता है, जब हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता होता है। सो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर AP आपने देखा कैसे होता है, AP होता है A
a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, है ना। तो अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसमें आपके पास a की जगह पर आपने वैल्यूज पुट कर दी। a की जगह क्या है 10 है, a प्लस डी की जगह 10 प्लस 10 है, a प्लस 2d की जगह 10 प्लस 2 इंटू 10 है, a प्लस 3d की जगह 10 प्लस 3 इंटू 10 है। तो इस तरह से आपके पास AP क्या बन जाएगा 10, 20, 30 एंड 40। तो डायरेक्टली A और D की वैल्यूज को आपको इसमें पुट कर देना है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हमारे पास A है 4 और D की वैल्यू है -3। सो अगेन हमें यहाँ पर फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है और हम उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में किया है। सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास A प्लस डी, A प्लस 2d, A प्लस 3d से AP जनरेट हो जाएगा। अब AP का फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, तो आपका पहला क्या हो गया, A से आ गया 4। A प्लस डी में क्या लिखोगे 4 प्लस -3। A प्लस 2d में क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3। A प्लस 3d में क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3। तो आपको फर्स्ट 4 टर्म्स क्या मिल जाएंगे 4, 1, -2 एंड -5। तो दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। तो अब देखो अगले प्रॉब्लम में हमें A दिया गया है -1.25 और D दिया गया है -0.25। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। सो हाउ वी विल प्रोसीड इन द सेम मैनर जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में हमने किया था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखो क्या है, AP का फॉर्म पता है हमें, उसमें हमने क्या करना है, सिंपली A और D की जो वैल्यूज यहाँ पर गिवन है वो पुट कर देना है। तो आपने पहला टर्म लिखा -1.25, दूसरा टर्म क्या लिखोगे -1.25 प्लस 0.25 माइनस के साथ ब्रैकेट में रहेगा। इस तरह से -1.25 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में -0.25 एंड द थर्ड टर्म। तो इस तरह से 4 टर्म लिख लिया आपने। ऑन सिंप्लीफिकेशन व्हाट यू गॉट इज -1.25, -1.5, -1.75 एंड -2 as the first 4 terms of the AP. Now in the next problem, इस प्रॉब्लम जो हमारे सामने लिखा हुआ है इसमें क्या बोला गया है, देखो इसमें बोला गया है कि अगर AP लिखा हुआ है, अब की बार क्या था, अब की बार AP दिया नहीं गया था, अभी AP दे दिया गया है आपको, है ना, एनी टर्म्स उसके लिख दिए गए हैं आपके सामने। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको उसमें से फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस को भी निकालना है। यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखो हम कैसे प्रोसीड करते हैं और किस तरह से हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर हमने A की वैल्यू ले लिया 3, A की वैल्यू 3 दी गई है और A2 की वैल्यू आपके यानी नेक्स्ट टर्म क्या है 1 है, A3 की वैल्यू -1 है, इस तरह से A4 की वैल्यू -3 है एंड सो ऑन। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव टर्म्स, है ना, देखो जब D निकालना होता है, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, तो आप दो टर्म्स के बीच में सक्सेसिव डिफरेंस निकालते हो। तो A2 माइनस A1 आपने फाइंड किया है ना, व्हाट इज A2 माइनस A1। सो A2 माइनस A1 आपका क्या निकल के आया, A2 माइनस A1 आपका आ गया -2। इसी तरह से आपने देखा कि भाई अगले 2 टर्म्स क्या है A3 माइनस A2, उसके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, उसके बीच में डिफरेंस आ रहा है -2। इसका मतलब ये जो आपका कांस्टेंट डिफरेंस रहेगा ये है -2। सो दैट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, है ना। तो आपसे 2 चीज पूछा गया था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। सो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था उसमें 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9 ये टर्म्स AP के दिए गए हैं। हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखो फर्स्ट टर्म तो डायरेक्टली आपने फाइंड कर लिया, जो भी पहला टर्म होगा वही आपका फर्स्ट टर्म हो गया, A हो गया। तो A हो गया आपका 0.6, है ना, तो ये आपने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया। अब आपने देखा कि भाई सेकेंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है और फोर्थ टर्म क्या है। नाउ वी नीड टू फाइंड द कंसेक्यूटिव डिफरेंस, जो दो आने वाले टर्म्स के बीच में डिफरेंस होता है हमें वो फाइंड करना होता है। तो A2 माइनस A1 ये आपका आ गया 1.1, ठीक है। अब A3 माइनस A2 ये भी आपने निकाला तो ये आपके पास आ गया 1.1। इस तरह से आपने फाइंड किया A4 माइनस A3 ये भी आ गया 1.1। तो ये डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब इस AP में आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो कॉमन डिफरेंस हो रहा है आपका 1.1। तो इस तरीके से हमें AP का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालना होता है, जबकि हमें AP ऑलरेडी गिवन होता है। सो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी आर अगेन गिवन अस AP, वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सो फर्स्ट टर्म एज यूजुअल हमारे पास आ गया -5, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म जो यहाँ पर दिया गया तो उसको हमने लिस्ट आउट कर लिया। देन आफ्टर लिस्टिंग द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म हमने क्या निकाला, हमने निकाला डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो आपने देखा सेकंड और फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस 4, थर्ड और सेकंड टर्म के बीच में डिफरेंस 4 और फोर्थ और थर्ड टर्म के बीच में भी डिफरेंस 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज 4, ठीक है। तो आपने AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इस तरह से फाइंड कर लिया। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस एक चीज केयरफुल रहना होता है कि आपको डिफरेंस जो है वो सही तरीके से लेना है, ठीक है।
और अगर आप इसे a2 माइनस a1 कर रहे हो तो आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, हमेशा आप हर टर्म को उसके पहले वाले टर्म से घटाते हो, है ना। कहीं कहीं पर लोग समझते हैं किसी भी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा नहीं है, हमेशा हर टर्म को अपने पीछे वाले से करना होता है। तो जैसे सेकंड को फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से, एंड सो ऑन। इसका डिफरेंस निकालोगे और ये कांस्टेंट आ रहा होगा, वही कांस्टेंट आपका कॉमन डिफरेंस बच जाता है। सो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें कुछ एपीज दिए जाएंगे और हमें ये चेक करना होगा अगर ये एपी बना रहा है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 मोर टर्म्स को लिखना है ना। तो पहले देखो क्या चेक करना है, पहले चेक करना है वेदर दे फॉर्म एन एपी और नॉट। तो इसके लिए क्या करना होता है, एपी अगर कोई भी सीक्वेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है तो उसके लिए आपको क्या निकालना होता है, आपको निकालना होता है कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने देखो यहाँ पर जो टर्म्स दिए गए थे उनको नोट कर लिया, पहले a1 आपका दिया गया, a2 a3 एंड a4 जो दिया गया है। उसके बाद आपने डिफरेंस निकाला, आपने डिफरेंस निकाला कंसेक्यूटिव टर्म्स का, और ये डिफरेंस आपने देखा कि ये आ रहा है 4 4 और 4 कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी बना रहा है, और इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। तो ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। लास्ट में इसमें बोला गया था राइट 3 मोर टर्म्स, है ना। आपको क्या करना है, आपको 3 टर्म्स और इसमें लिखने हैं। तो 3 टर्म्स और कैसे लिखोगे, जैसे देखो आप इसका जहां पे टर्म ये लास्ट वाला आ रहा है 2, तो इसके बाद वाला टर्म कैसे बनता है, इसके बाद वाला टर्म बनता है पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2 + 4, उसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा 2 + 4 + 4 यानी कि 2 + 8, उसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में 4 ऐड करके, यानी 2 + 8 में 4 ऐड करोगे तो 2 + 12 आ जाएगा। सो व्हाट आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 6 10 एंड 14। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट 3 भी बता सकते हैं, नेक्स्ट 4 बता सकते हैं, कितने भी टर्म्स अगर पूछे जाएंगे। तो अगर एक बार हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया, तो उसके बाद हम कोई भी टर्म्स जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हमारे सामने जो है उसमें आपको टर्म्स दिए गए 3, पहला टर्म है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, इस तरह से सीक्वेंस के टर्म्स दिए गए। तो अगर आप अपना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट याद करो कि भाई जो हमने पढ़ा है कि एपी कैसा दिखता है, तो आपको बताया गया था कि एपी में हमेशा जनरल फॉर्म कुछ इस तरह का होगा, a + d, है ना, a + 2d एंड a + 3d एंड सो ऑन। इस तरह से आगे एपी के टर्म्स दिखेंगे। तो आप दिख रहा होगा आपको कि ये तो कुछ उसी फॉर्म में ही आ रहा है। सो दिस इज इन द जनरल फॉर्म, और यहाँ पर आपका a क्या हो जाएगा, हेयर द फर्स्ट टर्म इज, so here a is equal to 3 and the common difference is, and the common difference here is √2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर आप इसकी पहचान करो जनरल फॉर्म से तो आपको दिख रहा होगा, पहले वाले में गया 3 + √2, 3 + 2√2, नेक्स्ट है फिर 3 + 3√2। सो कॉमन डिफरेंस आपका आ गया √2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस इट फॉर्म्स एन एपी, है ना, इसमें एपी बन रहा है बिकॉज ये जनरल फॉर्म के सिमिलर, इट फॉर्म्स एन एपी। अब हमें बनाना है इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स। सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे मिलते हैं आपको, हमेशा अगला टर्म निकालने के लिए पिछले टर्म में √2 ऐड कर लेना होता है। ठीक है, तो 3 + 3√2 जैसे आपका लास्ट टर्म था उसमें आपने √2 ऐड कर लिया, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 3 + 4√2। इस तरह से आपने 3 + 4√2 में ऐड किया √2, तो 3 + 5√2, 3 + 6√2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे 3 + 4√2, 3 + 5√2 एंड 3 + 6√2। सो नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन बाय एन एपी, इसमें भी एपी दिया गया है, आपको उसको चेक करना है वेदर इट इज एन एपी, और अगर ये एपी होगा तो आपने इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या करो आप इसको, सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट्स लगे हुए हैं। जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता है उसको कर लेते हैं। √2 तो आपका √2 ही रहेगा, बट √8 को आप लिख सकते हो, √8 कैन बी रिटन एज 2√2। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखो तो आपका √18 जो है वो लिखा जा सकता है 3√2। ठीक है, और इसी तरह से आपका ये जो √32 है ये लिखा जा सकता है 4√2। ठीक है, इस तरह से। तो अब ये एक्चुअल में आपके दिस इज द गिवन एपी। अब अगर आप इसमें क्या करो, टर्म्स का डिफरेंस निकालो, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉमन डिफरेंस इसका क्या आ रहा है। यहाँ पर आपने जब डिफरेंस निकाला तो आपने देखा सेकंड और फर्स्ट का, थर्ड और सेकंड का, फोर्थ और थर्ड का जो डिफरेंस है वो √2 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस इसका 2 हो गया, तो ये एपी हो गया। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। तो देखो आपको देखना है कि लास्ट टर्म हमारा क्या था, लास्ट टर्म था हमारा 4√2। ठीक है, तो 4√2 में आप क्या ऐड करोगे, 4√2 में आप √2 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5√2। फिर उसमें आप √2 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 6√2। फिर आप उसमें ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 7√2।
ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गए हमारे, 5√2, 6√2 एंड 7√2। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखना है, और ये देखो बहुत फंडामेंटल है, इसका एक बार आप टर्मिनोलॉजी समझ गए तो आने वाली 2 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे क्या देखना है हमें ये देखना है कि जो पैटर्न है इसमें वो क्या है। ठीक, देखो कभी कभी क्या होता है कि हम पहला टर्म लिखें, दूसरा टर्म लिखें, तीसरा टर्म लिखें, चौथा टर्म लिखें, इस तरह से बढ़ते बढ़ते फिर हम 10th टर्म लिखें। कई मान लो हमसे 20th टर्म पूछा गया कि भाई इसका 20th टर्म क्या होगा ना, 25th टर्म क्या होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि हमको पहले 1 से लेकर 24 तक के सारे टर्म्स लिखेंगे और फिर हम 25th टर्म लिखेंगे। नो, हम डायरेक्टली 25th टर्म लिख सकते हैं अगर हमें ए और डी पता हो। तो इसके लिए क्या करना है, इसी को हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी या nth टर्म ऑफ एन एपी। तो इसके लिए हम पहले पैटर्न समझते हैं। जैसे देखो आपका सेकंड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म होता है ए प्लस डी। तो a प्लस डी को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 1d, और 1 को लिख सकते हो 2 माइनस 1। इस पे ध्यान देना, 2 माइनस 1। तो देखो यहाँ पर क्या है 2 माइनस 1, और इसका सफिक्स क्या है, ये कौन सा टर्म है, ये है सेकेंड टर्म। ठीक, इसी तरह से a3 क्या होता है, a3 होता है a प्लस 2d। ठीक है, तो ये 2 को आप क्या लिख सकते हो, ये 2 को आप लिख सकते हो 3 माइनस 1। अब ये जो 3 है और ये जो 3 है इसको ध्यान रखना। इस तरह से फोर्थ टर्म आपका क्या होता है, फोर्थ टर्म होता है आपका a प्लस 3d। अब 3d है तो उसको लिख सकते हो 4 माइनस 1d। तो ये 4 और सब्सक्रिप्ट का 4 आपको पता चल गया। तो यहाँ से आपने देखा कि एक पैटर्न है, यानी अगर आपको पूछा जाए कि भाई बताओ 8th टर्म क्या होगा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि 8th टर्म होगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ 50th टर्म क्या होगा, 50वां टर्म क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि भाई 50वां टर्म जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1, है ना, 50 माइनस 1 इंटू डी। ये पैटर्न आपने देख लिया। इस पैटर्न से आपसे पूछा जाए कोई भी टर्म बता सकते हो, ए एन, है ना, एन क्या है, एन इज एनी नेचुरल नंबर। तो nth टर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा, nth टर्म ऑफ एन एपी यानी n कोई अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो nth टर्म ऑफ एन एपी कैन बी रिटन एज ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब अलग अलग टर्म निकालना है तो n की वैल्यू आप रखते चले जाओ इसमें। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको ए एन, तो ये जो n सब्सक्रिप्ट में होता है ना, सब्सक्रिप्ट का मतलब जो नीचे लिखा हुआ है, ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका टर्म की पोजीशन को डिनोट करता है। जैसे अगर आपके पास लिखा है A2, इसका मतलब सेकेंड टर्म। ठीक है, A3 इसका मतलब थर्ड टर्म, A100 इसका मतलब 100th टर्म। तो इस तरह से अगर आपको जो भी वैल्यू निकालनी है इसकी, वो आप n में रखते चले जाओ। जैसे आपको सेकंड टर्म निकालना है तो आप n की जगह पर 2 रख दो, आपको थर्ड टर्म निकालना है n की जगह पर 3 रख दो, है ना। तो ये कहलाता है इसीलिए जनरल टर्म। कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालना हो तो उसमें आप वैल्यू रख करके उसकी क्या वैल्यू बनती है ये आइडेंटिफाई कर सकते हो जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है, मैं जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट यूज करना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, हर एक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ टर्म मिसिंग है किसी एक कॉलम का। जैसे फर्स्ट में देखोगे आपको क्या दिया गया, ए दिया गया है, फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको ए दे दिया गया, डी भी दे दिया गया है। तो ए एंड डी आर गिवन, एन ऑल्सो एन इज गिवन। ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका डी, और ये हो गया आपका एन। देन फाइंड ए एन। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने डायरेक्टली देखा कि फॉर्मूला में रखने से क्या पता चलता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है A8। तो आपने क्या किया, आपने ए की जगह पर ए की वैल्यू रखा, एन की जगह पर एन की वैल्यू रखा, और डी की जगह पर डी की वैल्यू रखा। सो व्हाट यू विल गेट हियर इज 7 प्लस, देखो 8 माइनस 1 क्या हो गया, 7, 7 3 जा 21। तो 21 प्लस 7 कितना हो गया, 28। तो इसका मतलब मिसिंग नंबर आपका क्या हो जाएगा, मिसिंग नंबर हो जाएगा आपका 28। नाउ सेकेंड पार्ट में देखो आपको क्या दिया गया, सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है कि आपके पास a है -18। ठीक है, दिस इज a -18। d आपको दिया नहीं गया है, n की वैल्यू आपकी 10 आ रही है, और a n की वैल्यू आपकी 0 आ रही है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई a n होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आप क्या करो, जो जो वैल्यूज गिवन है वो रख दो। a n की वैल्यू कितनी दी गई है, a n की वैल्यू 0 दी गई है, 0 रख दिया आपने। a की वैल्यू कितनी दी गई है, -18 दी गई है, वो रख दिया आपने। n की वैल्यू 10 दिया गया है, सो 10 माइनस 1 9 रख दिया आपने, और d इज नॉट नोन। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन जब आपने सॉल्व किया तो आपको मिलेगा d इक्वल्स टू 2, है ना। तो इसका मतलब ये जो मिसिंग वैल्यू थी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2, ना। तो इस तरह से हर एक प्रॉब्लम में, हर एक केस में आपको कुछ ना कुछ मिसिंग टर्म दिया गया है। नाउ इन द नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, नेक्स्ट केस में हमारे पास a मिसिंग है। ठीक है, a इज मिसिंग, d की वैल्यू दी गई है -3,
then n is 18 and an is -5. तो अगेन आप स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी लिख लो, an क्या होता है, an होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया आपका जनरल टर्म का। अब आपने इसमें an की वैल्यू रख दिया -5। ठीक है, a आपका मिसिंग है तो आपने उसकी जगह पर a लिख लिया। नाउ n-1, n इज 18 तो n-1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा आपका -3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो इसे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -5 प्लस 51 इक्वल्स टू a। तो a आपका क्या आ गया, a आपका आ जाएगा 51 - 5, 51 - 5 इज 46। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 46। ठीक है, so similarly we can solve the fourth and the fifth part as well. So in this problem हमें एक AP दिया गया है but the terms of the AP are missing, the terms of the AP are missing, और वो टर्म्स हमें जो मिसिंग है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, अभी जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जनरल टर्म का यूज करेंगे बिकॉज हमें A पता है। ठीक है, बट हमें D निकालने के लिए सेकेंड टर्म नहीं पता है। ओके, सो लेट अस सी व्हाट वी विल डू हियर। तो यहाँ पर देखो A2, A3, A4 मिसिंग है और A5 यानी फिफ्थ टर्म दिया गया है 6। अब आपने जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज किया, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो n की जगह पर आप 5 रख लो, a5 इक्वल्स टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो अब a5 की वैल्यू क्या है, 6, वो आपने रख दिया। a की वैल्यू क्या है, -4, वो आपने रख दिया। n की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 माइनस 1 4, वो आपने रख दिया। सॉल्व किया तो आपको d मिल गया 5/2। अब आप जानते हो कि हमें सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, सेकेंड टर्म मिलेगा जब आप फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दोगे ना, बाई एडिंग डी। फिर उसमें आप डी ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा थर्ड टर्म। इस तरह से आप इसमें भी डी ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा फोर्थ टर्म। तो लेट्स सी व्हाट आर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म्स। तो अब यहाँ पर देखो सेकेंड टर्म आपने निकाला तो आपने क्या किया, आपने फर्स्ट टर्म में ऐड कर दिया व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो आपने देखा कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर आपको क्या मिला, आपको मिला 3/2। इस तरह से फिर आपने 3/2 जो आपने निकाल लिया उसमें आपने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो आपको मिल गया 4। फिर नेक्स्ट आपने इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो आपको मिल गया 13/2। सो द मिसिंग टर्म्स आर 3/2, 4 एंड 13/2। दैट इज द आंसर। तो अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास क्या मिसिंग है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास फर्स्ट टर्म मिसिंग है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म मिसिंग है, सेकंड और सिक्स्थ टर्म आपको दिया गया है। सो जस्ट राइट व्हाट इज ए एन, है ना, पहले आप ए एन वाला फॉर्मूला लिख लो। ए एन का मतलब nth टर्म, nth टर्म क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ए एन क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो अब देखो सेकेंड टर्म की अगर हम बात करते हैं तो n की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, तो a2 क्या हो जाएगा आपका, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। ठीक है, तो a प्लस डी में आप वैल्यूज पुट कर दो। आपको a2 पता है, a2 कितना है 38, a कितना है नॉट नोन। ठीक है, डी कितना है नॉट नोन, पता नहीं है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से a6 की अगर हम बात करते हैं तो a6 क्या हो जाएगा आपका, a6 हो जाएगा आपका a प्लस 5d। अगेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a6, a6 की वैल्यू है -22 एंड देन वी हैव a प्लस 5d। So again a and d are not known, so these are two equations in linear, these are two linear equations, है ना, और वेरिएबल्स हैं a and d। सब्ट्रैक्शन कर दो इसको। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने से आपको क्या मिलेगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ओके, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया। सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें d की वैल्यू कितनी मिल गई, d की वैल्यू आ गई -15। अब ये d की वैल्यू से आप a निकाल सकते हो। सो यू विल गेट a इक्वल्स टू, जस्ट बाई पुटिंग इन द इक्वेशन 1, तो आपको मिल जाएगा 38 प्लस 15 इज इक्वल टू a। ठीक है, 38 प्लस 15, सो दैट इज 53। सो a इक्वल्स टू 53। अब आपके पास देखो क्या आ गया, a भी आ गया और d भी आ गया। सो नाउ यू कैन फाइंड द मिसिंग टर्म। तो पहला मिसिंग टर्म आपका क्या था, a था, वो आपने फाइंड कर लिया। नाउ द नेक्स्ट मिसिंग टर्म इज a3। ठीक है, जो नेक्स्ट मिसिंग टर्म है वो आपका है a3। सो हाउ टू फाइंड a3, a3 आप निकालोगे जस्ट बाई यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द जनरल टर्म, है ना। तो आपने a3 के लिए देखा कि भाई a3 का फॉर्मूला क्या बनता है, a3 के लिए बनता है a प्लस 2d। इस तरह से a4 के लिए क्या बनता है, a4 के लिए बनता है a प्लस 4d। एंड a5 के लिए क्या बनता है, a5 के लिए बनता है आपके पास a प्लस, सॉरी दिस इज a प्लस 3d and this is a plus 4d. Just now use the values of a and d to find the
term. Okay, so now we have the terms 23, 8 and minus 17. So बेटा यहाँ पर lecture हमारा end हो जाता है, and in the description of this lecture you will get a link of the assignment. Then try to solve the assignments and send your doubts and queries so that we will discuss in the upcoming live class. Thanks to all of you for watching this lecture.